हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ स्टडी। आज के सेशन में हम लोग प्राचीन इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये प्रश्न जितने भी आपको इसमें मिलेंगे, ये लूसेंट के क्वेश्चन हैं। लूसेंट के सारे क्वेश्चन हैं और इसके साथ ही इसमें जो सल्यूशन है, सल्यूशन ये आपके एनसीईआरटी के हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपके आने वाले, चाहे ये वीडियो की परीक्षा हो गई, चाहे आपकी लेखपाल की परीक्षा हो गया, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी परीक्षा हो गई, या फिर वो सारे ही परीक्षा जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मतलब वनडे की सारी परीक्षाओं के लिए ये आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और ये जो मटेरियल मैं आपको करा रही हूँ, इसमें आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। और सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में, ये ध्यान रखिएगा, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो कि हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सारे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा आपके राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? ध्यान रखिएगा, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता है मुद्राओं के निर्माण में, स्टेटाइट जिसको बोलते हैं, सेल खड़ी। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, जिसे बंदरगाह कहा जाता है, वो कौन सा था? बंदरगाह लोथल में था। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे, ये पैमाने की खोज से मालूम चल गया था। तो ये जो खोज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ये पूछी जाए आपसे, तो ये खोज आपके लोथल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मन पसंदीदा प्रश्न है ये वनडे एग्जाम का, मृतकों के टीला के नाम से भी इसे जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास का उत्पादन कहाँ पे हुआ? ध्यान रखिएगा, सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? इसे सिंडन के नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? एक दयाराम साहनी है, दूसरे रखालदास बनर्जी हैं। रंगपुर, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पे है? रंगपुर सौराष्ट्र में है, जो कि आपका महाराष्ट्र है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे, वो पशु है बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है प्राचीन इतिहास का वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और बने हैं उन सारे प्रश्नों को अब हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द मतलब श्रेष्ठ या कुलीन। जिस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था वो फसल तंबाकू था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को अब तक नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उल्लेख हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुश्री नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है, ध्यान रखिएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक संस्कृति में धार्मिक सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? काबुल है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है। ये मंत्र किसे संबोधित है? देवी सावित्री को। तो जो गायत्री मंत्र है ये किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने।
प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क क्या होता है? ये स्वर्ण आभूषण होता है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पातंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक किस पर है? दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषदों की सभा होती थी, उसे क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। कैसी थी? गणतंत्र होती थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य है रामायण। आपसे पूछा जाए, ऑप्शन दिया जाए तो आदि काव्य इसमें से कौन सा है? तो आदि काव्य है रामायण। अब पुराण पूछा जाए कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास का तीसरा चैप्टर है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। यहाँ से आपके लेखपाल में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। वो आदितम बौद्ध साहित्य जो कि बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वो क्या है? जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, मृत्यु को कहा गया है उनके महापरिनिर्वाण, तो किस स्थान पर प्राप्त हुआ है उन्हें? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। या फिर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो कुशीनगर में हुई है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति अथवा सभा आयोजित की गई थी? पहली, ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति सभा राजगृह में आयोजित हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्यपाड़ी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति अथवा सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ये कहाँ पे थी? कहाँ पे? कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती थी? वैराग्य भाव जो बुद्ध के अंदर आई, वो क्या देखने के बाद आया? पहला बूढ़ा, फिर रोगी, लाश और सन्यासी, इन 4 लोगों को देखने के कारण आया था। ये भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी?
पिटकों की रचना की गई है पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जो कश्मीर में हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये पहली महिला की बात हो रही है, तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। अब सारनाथ में, जो बनारस का सारनाथ है, वहाँ पे बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था। तो उनकी प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कपिलवस्तु में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये किस गोत्र से थे? जांत्रिक। किस क्षत्रिय गोत्र से थे? जांत्रिक से। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनका मूल नाम था वर्धमान। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर। 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो धर्म है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था, जिन्हें सोलंकियों ने, चालुक्यों अथवा सोलंकियों ने। प्राचीन भारत का चौथा चैप्टर है महाजनपद काल। महाजनपद काल के प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इन प्रश्नों को आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो वन डे के सारे एग्जामिनेशन के लिए आपका एक प्राचीन इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाएगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है या ग्राम भोजक कहा गया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 में आक्रमण किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान, जिसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया, और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के आमने सामने तटों पर। किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण अथवा शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, जिसे कि NBPW कहते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी थी गिरिव्रज अथवा राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था?
छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कहाँ पे था? मगध में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। इसके बाद 5वां चैप्टर है प्राचीन भारत का मौर्य काल। मौर्य काल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखदत्त। वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादशी भी था। प्रियदर्शी। कौटिल्य अथवा चाणक्य। चाणक्य का ही एक नाम कौटिल्य भी था और कौटिल्य का ही एक नाम चाणक्य भी था। इनका प्रधानमंत्री था। किसका ये प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? उनका नाम था परवकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। बराबर अथवा गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो था भाब्रू स्तंभ। ठीक है, वो स्तंभ जिसमें कि अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है वो स्तंभ है भाब्रू। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो ग्रंथ है विशाखदत्त। वो स्रोत जिसमें कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो स्रोत है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वें में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुण पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का छठा चैप्टर है मौर्योत्तर काल। ये मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक था। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? वृहदत्त की हत्या करके, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त, इसकी हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। इसमें देखिए 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए इससे। कण्व अथवा काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था।
सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? महाराष्ट्र से। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कटफिशस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने किया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा। सैनिक शासन सबसे पहली बार भारत में ग्रीकों के द्वारा लाया गया था व्यवहार में। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। सर्वप्रथम रोम के साथ में किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों एवं चेरों का व्यापार। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण। कैंसर। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? कुषाण ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने राज किया शुंग के बाद। आगे बढ़ते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गांधार कला था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुई? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अथवा भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ करी थी? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों का महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने कराया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वीं ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? भारत में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का 7वां चैप्टर है संगम काल। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य में। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने की कण्डगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? शेनगुटवन ने। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोल्कापियम मानी गई। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राज्य का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश था? स्कंद अथवा कार्तिकेय का। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए होता था इनका इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था?
शेन गुटवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। आगे बढ़ते हैं। 8वां चैप्टर है प्राचीन इतिहास का गुप्त काल। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट था। गुप्त शासकों की सरकारी अथवा दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे वो लोग? संस्कृत भाषा का, जो कि दरबारी भाषा थी उनकी सरकारी। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर के उसे भारत का नेपोलियन कह करके पुकारा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के पुकारा था स्मिथ ने। गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने कि हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था हूणों को भारत पर आक्रमण करने से। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। एरड अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फरहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का गुप्त काल जो है उसको गोल्डन एज कहा जाता है। फरहान कहाँ का निवासी था? फरहान चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवरसेन द्वितीय जो था वो वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम, ध्यान रखिएगा, शक्रोपम कहा गया है? वो स्तंभ लेख है कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने दिया था ब्राह्मणों को और मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक अनुदान में। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौ स्तंभ किसके स्मृति में है? चंद्रगुप्त के स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त, यहाँ पे मित्र से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से डेडिकेट करके याद कर सकते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियां पुरुषों के बराबर थी। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं की सरीखी अथवा अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? धार में, बाघ में, बाघ। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी की जो अवधि थी उसमें शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित अथवा अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? प्रथम भारतीय ग्रंथ था यूरोपीय भाषा में अनुवादित कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हूणों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति से संचालित होता है। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ पे? पुंड्रवर्धन प्रांत उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने कि गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट ने। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम।
वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। मेहरौली जो कि दिल्ली में है, मेहरौली स्थित लौ स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग की है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का 9वां चैप्टर है गुप्तोत्तर काल पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत में आया था? हिनसोंग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हिनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा था? हिनसोंग भारत में लगभग 14 साल रहा था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे किया करता था? प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। हिनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। सबसे प्रसिद्ध नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन था। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पे? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हिनसोंग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। हिनसोंग ने किसे शीलादित्य कहा था? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक हर्ष का समकालीन था। वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अब प्राचीन भारत का 10वां चैप्टर है जो कि विविध है, मिसलेनियस। पूरे प्राचीन भारत का मिसलेनियस यहाँ पे आपका एक नज़र में कवर होने वाला है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले मेघस्थनीज ने किया था। शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। महापाषाण शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। महापाषाण संस्कृति था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। इतिहास का पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हेरोडोटस, जिन्हें कि द फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित है तक्षशिला। वो अंग्रेज कौन था जिसने कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था।
पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को चारकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वास्तवता के लेखक कौन है? भास है। स्वप्न वास्तवता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा का प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडो की। पुरा स्थल अरिकमेडो की खुदाई से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। तो ये आपका था एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में फैक्ट वाले जो बन जाते हैं लूसेंट से, वो सारे ही क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है, जो कि एक नज़र में इसको फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं। जो कि आपकी वीडियो की परीक्षा हो गई, लेखपाल हो गया, वनडे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी जो फैक्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट आते रहेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू सो मच।